हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यार्थ द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो है वह डाइपोल के बारे में जो पढ़ रहे थे, जो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक को बताएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हमने पढ़ा था कि जो डाइपोल होता है वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर कितना फोर्स लगता है। फिर पढ़ा था कि उसको टॉर्क उस पर कितना लगता है और मैक्सिमम टॉर्क कब होगा और मिनिमम टॉर्क कब होगा, इस कंडीशन को हमने पढ़ा था। और जो मैंने कल बताया था ना, उससे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नॉर्मल क्वेश्चन यदि आता है तो टॉर्क से आ जाता है, लेकिन यदि थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के यदि क्वेश्चन पूछे तो टॉर्क टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह जो है आज हम देखेंगे। और ये देखेंगे कि टॉर्क का टाइम पीरियड आप देख रहे होंगे कि हमारे ब्लैक बोर्ड पर जो है पीछे लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड हम डाइपोल का आज निकालेंगे। तो ये बोर्ड में ना बच्चों नहीं आता है, यह आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है उसको मैं पहले बता देता हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यदि बोर्ड वाले बच्चे हैं और जो प्रिपेयर कर रहे हैं इन फ्यूचर नेक्स्ट में, यदि आपको नीट या जेई के लिए या तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ऐसे भी जो है हमारे मित्र हैं जो पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट की वैकेंसी के लिए, तो उसमें भी यह टॉपिक जो है इंक्लूड है। तो टाइम पीरियड किसी भी डाइपोल का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि आप इसके पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिए, और उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किसी भी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा और उसके ऊपर टॉर्क कितना होगा। तो शायद यदि आप देखे हैं बच्चों तो आपको पता होगा कि जब हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रख देते हैं, डाइपोल क्या है इसके बारे में हमने जानकारी अपने प्रीवियस वीडियो में दिया है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी डाइपोल को, ये है हमारा डाइपोल और यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इन दोनों चार्ज को जब हम ऐसे डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए रखे थे तो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा था क्यू ई, और इधर पर एक फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में जो लग रहा था वह भी था क्या, क्यू ई, ये फोर्स लग रहा था, ठीक। तो ये अलग अलग दो फोर्स लग रहे थे, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का जो फार्मूला हमारा निकला था, टॉर्क इज इक्वल टू था परपेंडिकुलर फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज हम लिए थे, वन चार्ज का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फोर्स, ठीक है, इधर वन चार्ज एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक फोर्स यह क्यू ई और उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वह क्या था, ए वाला जो बच्चों वह था साइन थीटा। तो क्यू ई और इसमें आपका था ए साइन थीटा, ऐसे करके हम 2a साइन थीटा निकाले थे। ये जो डिस्टेंस है ना, यह आपका 2a डिस्टेंस है, ये वाला। तो ये जो है क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा आया था, 2a साइन थीटा आया था। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू आ गया था क्यू इंटू 2a को मिलाकर हम लिखे थे p इंटू ई इंटू साइन थीटा। और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे थे बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखे थे कि टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी हमारा क्या है, पी हमारा है डाइपोल मोमेंट और ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और इसका हमने डायरेक्शन भी कल बता दिया था। अब आज हम एक को समझना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड समझने से पहले ना थोड़ा सा इसका डेप्थ में हम थोड़ा जाकर आपको बताएं कि इसका हम टाइम पीरियड क्यों निकाल रहे हैं। क्या यह जो डाइपोल है, क्या यह ऑक्सीलेशन करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर? क्या इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करें तो क्या वह एक वेव्स का फॉर्मेशन करता है? तो आइए हम देखते हैं कि जब हम टॉर्क, ठीक, और इसका एंगल ये जो थीटा है, इसके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको किस तरह का ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम, इधर हमारा है टॉर्क,
ठीक। इधर है हमारा थीटा। अब देखिए जैसे जैसे इस एंगल को हम यहाँ है ऐसे इस तरह से रखा हुआ है बच्चों, यदि इसको हम पहले मान लीजिए कि इसको हम ऐसे रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मान लीजिए कि हम डाइपोल को ऐसे रख रहे हैं, ये है इधर हमारा माइनस क्यू और इधर है हमारा प्लस क्यू। यदि हम डाइपोल को पहले ऐसे रख रहे हैं इस तरह से, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, -2 होता है इस तरह से डाइपोल मोमेंट का। तो ये डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम पहले रखे क्या है, इसके बीच एंगल कितना है, तो पहले डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है बच्चों यहाँ पर, वह क्या है, 0। यानी यहाँ पर जो थीटा है वह कितना है, 0। तो यदि यहाँ पर थीटा 0 है तो क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो हमने कल पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो, पैरेलल होने का मतलब ये है कि दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 हो, तो उस समय टॉर्क कितना आता है, तो टॉर्क आता है 0। जब थीटा 0 होता है तो टॉर्क भी कितना आता है, 0। यानी इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जब हमारा एंगल 0 था, ठीक है, जब हमारा थीटा क्या था बच्चों, 0, तो उस समय हमारा टॉर्क भी क्या है, 0। और जैसे ही हम इसमें इसको घुमाना शुरू किए, देखिए जैसे अब इसको हम ना इस तरह से, हमारा है ये डाइपोल है सपोज दैट, इसको हम ऐसे ना रोटेट करना शुरू कर रहे हैं ऐसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको रोटेट करना शुरू कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो टॉर्क बढ़ रहा है, और टॉर्क बढ़ते 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 टॉर्क मैक्सिमम यहाँ हो गया। इस पोजीशन पर जैसे ही हम रखें और एंगल हमारा कितना बन गया, 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो गया, मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो टॉर्क जो है वह मैक्सिमम हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया टॉर्क। और टॉर्क मैक्सिमम कितना होता है, जब हमारा थीटा होता है π/2। ये देखिए थीटा π/2 हो गया तो मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम होने के बाद इसको भी आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर ऐसे किए तो ये मैक्सिमम हो गया। फिर अब इसको आप इधर ले जाइए तो अब टॉर्क घटेगा घटेगा और टॉर्क डिक्रीज होता जाएगा, और टॉर्क 0 हो जाएगा। कब टॉर्क 0 कब होगा बच्चों, जब हमारा एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री। जब हमारा एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री पर टॉर्क फिर 0 हो जा रहा है। तो ये घट रहा है घट रहा है घट रहा है, देखिए टॉर्क घट रहा है, और टॉर्क जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर जाके टॉर्क 0 हो गया। और यहाँ कितना एंगल पर, पाई पर। जैसे ही पाई एंगल बनाएंगे, इसको हम घुमाए, और जैसे ही 90 हुआ टॉर्क मैक्सिमम, फिर इधर हम रोटेट करना चालू किए, और जैसे हम इसको इस तरह से किए तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इस तरह इस डायरेक्शन में हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया, 180। कल इसका भी चर्चा किए थे। तो इस केस में हमारा जो है फिर से हमारा क्या 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया, इस तरह से टॉर्क 0 हो गया। फिर अब आप इसको रोटेट करना शुरू कीजिए, फिर टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, निगेटिव में टॉर्क बढ़ेगा, निगेटिव में टॉर्क बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और टॉर्क मैक्सिमम हो गया कितना पर, 270 पे। 270 डिग्री पर टॉर्क क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो अब जो है टॉर्क मैक्सिमम हो गया, तो निगेटिव में टॉर्क मैक्सिमम हुआ, तो यहाँ से इस तरह से टॉर्क मैक्सिमम हो गया। ये शायद आपको दिख रहा हो तो दिख रहा हो, ये इस तरह से इसका जो ग्राफ है ये, ठीक। अब यहाँ पर 270 पर जैसे ही ये मैक्सिमम हुआ, फिर इसको आप रोटेट कीजिए तो एक फिर जो है टॉर्क घटेगा घटेगा घटेगा, और ऐसे ही पैरेलल होते टॉर्क क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर जो है 2π पर जाकर 2π पर जाकर यह 0 हो गया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जब हम टॉर्क और थीटा के बीच में एंगल और टॉर्क, मतलब ये टॉर्क इसमें जो लग रहा है, इस पर जो टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क और थीटा जो एंगल है, इसके बीच में जब हम ग्राफ प्लाट कर रहे हैं तो हमको एक वेव का ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब कि यह एक तरह का, इस यदि ये वेव का फॉर्मेशन कर रहा है ग्राफ में, यदि हमको वेव का फॉर्मेशन मिल रहा है, इसका मतलब कि यदि कोई वेव जब होता है तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है, वही उसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज टाइम पीरियड। इसका मतलब जब हम इसमें ग्राफ प्लाट किए टॉर्क और थीटा के बीच में, तो हमको एक क्या मिला, वेव का फॉर्मेशन, एक वेव का ग्राफ मिला। इसका मतलब हम इसको, इसका टाइम पीरियड भी होगा। यहाँ से हमको ये पता चला कि इसका एक क्या होगा, टाइम पीरियड भी होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हम डायरेक्ट टाइम पीरियड यदि निकलवा देते
तो आप ये सोचते कि सर टाइम पीरियड निकलवा रहे हैं तो क्यों निकलवा रहे हैं। तो हमने इसका पहले ग्राफ प्लाट करके आपको ये दिखा दिया कि ये जो है एक, जब हम इस किसको डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रोटेट कराएं, तो रोटेट इस तरह से हम यदि उसको रोटेट कराएं उसके सेंटर से, उसका जो डाइपोल का सेंटर है उस सेंटर से यदि हम इसको रोटेट कराएं तो यह किस तरह का फार्मेशन करता है, या एक वेव का फार्मेशन करता है। ठीक है, यदि ये वेव का फार्मेशन करता है बच्चों तो इसका एक टाइम पीरियड होगा, तब उसका एक टाइम पीरियड होगा कितना, ये चीज़ हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम इसको डाइपोल को इस तरह से रखें, तो ये थीटा 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक डायरेक्शन में, तो क्या है 0 है, टॉर्क 0। ठीक, उसके बाद हमने इसको घुमाना शुरू किया इस तरह से। अब एंगल, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ, सॉरी डाइपोल मोमेंट जो है उसका डायरेक्शन कहाँ बच्चों, ऊपर की ओर। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ, ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो एंगल कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर होता है बच्चों, टॉर्क मैक्सिमम जो होता है वह होता है PE, P इंटू ई, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, PE हो जाता है मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर। फिर जैसे जैसे इसको हम इधर रोटेट करना शुरू करते हैं तो अब टॉर्क घटता है और टॉर्क जो है वह 0 हो जाता है जब ये ऐसे हो जाता है, यानी जब 180 डिग्री हो जाता है। किसके किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, 180 पर जो है वहाँ 0 हो गया। फिर जब हम इसको इधर से फिर ऐसे रोटेट कराएंगे तो फिर टॉर्क बढ़ेगा और मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा 90 पर। तो 90 पर यहाँ पर 270, ये देखिए नीचे की ओर हो गया ना, तो 270 यहाँ से एंगल हम ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एंगल ले रहे थे तो ये यहाँ आके ऐसे रुक गया, ये एंगल देखिए 270। तो 270 एंगल पर जो है वह क्या हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया। फिर जब 270 के बाद फिर हम इसको रोटेट किए, फिर आ गया 2 पाई, पूरा एक पूरा कंप्लीट साइकिल, यानी क्या 2 पाई। तो 2 पाई पर फिर क्या हो गया, फिर 0 हो गया। तो इस तरह से यदि हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ओरिजिन यानी उसके सेंटर के अबाउट यदि हम रोटेट करते रहें तो वह एक ऑक्सीलेशन यानी एक वेव का फॉर्मेशन करता है। उसका जो ग्राफ मिलता है किसके बीच में, थीटा एंगल और टॉर्क के बीच में जो ग्राफ मिलता है वह एक क्या है, वेव मिलता है। इसका मतलब कि इसका हम टाइम पीरियड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम टाइम पीरियड की जब बात करते हैं बच्चों, तो देख लीजिए अब आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। आप ये ग्राफ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम इसका टाइम पीरियड बताते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। ठीक है, यदि हम ये एंगल बहुत छोटा ले लें फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल SHM करता है तो उसका कंडीशन क्या है बच्चों कि जो ये एंगल बनाता है, जैसे मान लीजिए ना कि ये आपका पेंडुलम है, जब ये पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है इस तरह से, ये इसका ऑक्सीलेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीलेशन कर रहा है पेंडुलम यहाँ पर है, ये ऑक्सीलेट जब करेगा तो ये स्मॉल एंगल के लिए SHM जो होता है, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो फॉर स्मॉल एंगल के लिए होता है, बहुत छोटे एंगल के लिए। जो ये मतलब इसका SHM जो होगा वो ऐसे, इसका यदि आप इस तरह से ये ऑक्सीलेट कर रहा है ऐसे और बहुत बड़ा एंगल बना रहा है तो वह SHM नहीं है। ठीक है, SHM कब वैलिड होता है, फॉर स्मॉल एंगल, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा थीटा है, बहुत छोटा एंगल पर ऑक्सीलेशन हो रहा है तो वह SHM कर रहा है। SHM का मतलब ये होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ये मिलता है ना, ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, मतलब इस तरह से मिलता है, इस तरह से ऑक्सीलेट करे। ये ऑक्सीलेशन तो एक कर्व दे दिया, इसका पाथ एक पैराबोला हो गया, मतलब ये इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि जब कोई भी पार्टिकल SHM करता है तो वो बहुत छोटे एंगल पर वैलिड होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत छोटे एंगल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो क्लास 11th में यदि आप पढ़े होंगे SHM तो उसमें आप डिटेल में पढ़े होंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वह स्मॉल एंगल के लिए वैलिड होता है। तो फॉर SHM आप क्या लिखेंगे, फॉर SHM में क्या होता है बच्चों, साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा जो होता है उसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा के बराबर होगी। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू यदि थीटा के बराबर फॉर SHM के लिए ले तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे एंगल में साइन थीटा के बराबर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यदि टॉर्क की वैल्यू पुट करें, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा में थीटा हम ले लिए यहाँ पर
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिए, साइन थीटा की जगह क्या पुट कर दिए, थीटा पुट कर दिए, तो पी ई इंटू थीटा हो गया। अब यदि आप टॉर्क देखें तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, आई अल्फा। आई अल्फा, आई क्या है, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क जैसे फोर्स होता है उसी तरह टॉर्क होता है। टॉर्क रोटेशन में यूज होता है, फोर्स लीनियर मोशन में यूज होता है। क्लास 11th का एक कंसेप्ट है बच्चों कि फोर्स जो होता है ना, जब कोई बॉडी ना लिनियरली मूव करता है तो उसके ऊपर जो हम फोर्स की बात करते हैं, जो उसके ऊपर जो चीज़ उसको मूव करा रहा है, मोशन करा रहा है, जिस इफेक्ट के कारण वो मूव कर रहा है वो फोर्स होता है। लेकिन यदि कोई पार्टिकल ना सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जिस इफेक्ट के कारण वो मोशन कर रहा है तो वो टॉर्क होता है। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क आता है और लीनियर मोशन में फोर्स होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो लीनियर जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो वहाँ पर इनर्शिया होता है, इनर्शिया मतलब उससे मास से रिलेटेड। और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, क्योंकि मोमेंट हो रहा है उसमें। और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू क्या पुट कर दिए, आई अल्फा। तो आई अल्फा इज इक्वल टू पी ई इंटू थीटा, पी ई इंटू थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो अल्फा इज इक्वल टू होगा पी ई थीटा बाई आई, पी ई थीटा बाई आई, ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें यदि हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा क्या होता है बच्चों, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू, ठीक, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा आप लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो यदि आप पुट करें, ये सब आप 11th क्लास का है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक। तो अल्फ़ा के जगह आप क्या पुट कर दीजिए, अल्फ़ा के जगह आप पुट कर दीजिए ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा पुट कर दीजिए। तो क्या आ गया यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू आपका पी ई थीटा बाई आई। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया पी ई बाई आई, पी ई बाई आई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पर यदि आप ओमेगा स्क्वायर को यदि आप ऐसे लिख दें कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट स्क्वायर हटाइए तो पी ई बाई आई हो गया, पी ई बाई आई, ठीक, पी ई बाई आई हो गया। अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई बाई आई हो गया। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट पी ई बाई आई। ये देखिए ये आ गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आ गया एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट पी ई बाई आई, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इसका उल्टा होता है, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई, आई बाई पी ई। ये आपका टाइम पीरियड हो गया किसका, डाइपोल का, डाइपोल की फ्रीक्वेंसी, डाइपोल का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना ऑक्सीलेशन किया, ठीक है, वही उसका क्या है टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई, या फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट पी बाई आई। पी क्या है आपका, पी है डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, ठीक। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में थीटा बहुत छोटा होता है, इसलिए हम साइन थीटा को क्या ले लिए, थीटा के बराबर ले लिए। ये मैथ्स का ये है कि थीटा साइन थीटा थीटा के बराबर कब लिया जाता है, तो वो चीज़ हम जो है मैथ्स का पार्ट है। तो कभी किसी दिन जब मैथमेटिकल हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि साइन थीटा को हम थीटा क्यों लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा पुट कर दिए, तो ये इस तरह से आया। और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है यहाँ पर, तो हमने पुट कर दिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अल्फा निकाल लिए, और फिर अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा।
तो इस तरह से हम पुट करके जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये चीज़ जो है वह क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम जो है वह टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, क्यों टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रोटेट कराते हैं बच्चों ना, तो यह रोटेशन में यह क्या, ये एक वेव्स का फॉर्मेशन दिखाता है। इसका जो ग्राफ मिलता है वह टार्क और थीटा के बीच में एक वेव मिलता है। तो इस तरह से ये इसका टाइम पीरियड हो गया। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। इसमें क्या चीज़ें समझना है हमको, इसमें हम समझेंगे कि वर्क डन कितना होगा जब कोई भी टॉर्क, अब देखिए यदि हम टॉर्क रखे हैं और डाइपोल रखे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखे हैं बच्चों ना, और उसके ऊपर यदि फोर्स लग रहा है और डाइपोल यदि मूव कर गया, डाइपोल यदि मूव कर गया, जैसे इस पर ये फोर्स लग रहा है और ये ऐसे रोटेट कर गया, तो रोटेशन हुआ, फोर्स लगा, रोटेट हुआ। यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगे और वह मूव कर जाए तो वर्क हो जाता है, यानी वर्क हो गया। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से यदि डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क हो गया। यही होता है ना, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एफ एस कॉस थीटा एफ एस जो है वो होता है, तो हम एक सिंपल डिफिनीसन बता रहे हैं कि वर्क फिजिक्स में जो है वर्क कब होगा, जब कोई भी बॉडी पर हम फोर्स लगाए और उसमें यदि डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिला तो वर्क माना जाएगा। यदि उसमें हम डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क, आप फोर्स लगाते रहिए, वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो उसी तरह यदि कोई बॉडी, ये तो लीनियर की बात है कि जैसे हम ये हमारा ये मार्कर है, इस पर हम फोर्स लगाए और ये डिस्प्लेस हो गया, तो कितना फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका प्रोडक्ट जो है वही वर्क डन होगा। लेकिन यदि यहीं पर ये रोटेट करने लगे अपने एक्सिस के अबाउट, जैसे डाइपोल है और ये रोटेट करने लगे अपने एक्सिस के अबाउट, ऐसे रोटेट करने लगे। ठीक है, जब ये ऐसे रोटेट करने लगेगा बच्चों ना, तो ये अपने फिक्स एक्सिस पर जब ये रोटेट करेगा तो इसका हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो चूंकि ये रोटेशन का मोशन हो गया, तो रोटेशन हो गया यदि, तो इसका जो वर्क डन होता है उसके लिए जैसे फोर्स होता है यहाँ पर, तो रोटेशन में फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा है लीनियर, तो इसमें क्या आता है, एंगुलर। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इंटू थीटा। ठीक, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर फोर्स की जगह एंगुलर फोर्स, एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं टार्क को। तो एंगुलर वर्क के लिए एंगुलर वर्क कितना हुआ, एंगुलर वर्क डन या वर्क डन कितना हुआ, किसमें, एंगुलर रोटेशन में। एंगुलर रोटेशन में वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए उसमें हम टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। पहला चीज़ ये कि इसमें ना कभी के बच्चे ना बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्या कन्फ्यूजन होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा तो जो है दूर हो जाएगा। कन्फ्यूजन ये रहता है कि कभी कभी पूछता है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय, एक मिनट में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरा पूछता है वर्क डन बाय डाइपोल, वर्क डन बाय डाइपोल, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दो चीज़ें पूछता है और ये निगेटिव पॉजिटिव में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमको निकालना है और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों सेम आता है, दोनों का जो वैल्यू आता है वह सेम आता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, यह बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। अब देखिए, अब इसमें यदि मैं पूछूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये डाइपोल रखा है तो इन दोनों पर फोर्स लग रहा है, ये इधर इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। अब इसके रोटेशन की पॉसिबिलिटी किधर है, इसके रोटेशन, ये डाइपोल किधर रोटेट करेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि यह डाइपोल किधर रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण, तो आप कहेंगे कि सर यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके रोटेट होने की पॉसिबिलिटी इधर है, ये रोटेट होगा तो ऐसे रोटेट होगा, इधर तो रोटेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस पर इधर फोर्स लग रहा है इधर, तो ये जो ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेशन ना इसका इस डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम पूछ रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण इसका रोटेशन किधर पॉसिबल है, तो इसका रोटेशन बच्चों पॉसिबल है इस डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट करने का इसका पॉसिबिलिटी है। और जब कोई भी चीज़ इस तरह से मूव करता है, ऐसे इसका मोशन कुछ इस तरह से हो जाए,
इस तरह से मूव करे वो इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज यानी घड़ी ऐसी चलती है ना, इस तरह से, यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर 6, यहाँ पे 9, तो घड़ी इसी डायरेक्शन में ऐसे चलती है। तो यदि ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यानी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण यदि ये डाइपोल रोटेट करेगा तो ऐसे रोटेट करेगा, और यदि वह, अब देखिए दूसरा चीज़ ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेशन कब होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। तो यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जब हमको निकालना है तो हमको ये देखना है कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है कि कैसे कर रहा है। ठीक, दूसरा चीज़ ये है कि अब मान लीजिए कि यदि इसको हमको इधर रोटेट करना हो, इस डायरेक्शन में, इधर हमको यदि रोटेट करना हो, तो ये क्या करना पड़ेगा, क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करके सीधा कर सकता है, 90 डिग्री पर ला सकता है खुद से? तो खुद से नहीं ला सकता। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये डाइपोल जो है खुद से इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो ऐसे हो। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो इधर मोशन कर सकता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो ऐसे मोशन नहीं करेगा, ऐसे मोशन करके सीधा नहीं होगा। इसका मतलब कि जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कराते हैं, इस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इसका मोशन कराते हैं ऐसे, तो उसमें हमको एक्सटर्नल फोर्स लगा के मोशन कराना पड़ता है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमको उसका क्या कराना पड़ता है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका हमको मोशन कराना पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम इस पे दो तरह का फोर्स लगता है, इसलिए दो तरह से वर्क डन हम निकाल सकते हैं। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोटेट कराएं तो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन होगा। दूसरा, यदि हम ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण यदि ये मोशन कर रहा है, रोटेट कर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण किया गया वर्क डन होगा। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन दो तरीके से निकलता है। अब देखिए, यदि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारा डाइपोल है, यहाँ है एक डाइपोल P, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल थीटा पर रखा हुआ है, ये डाइपोल है इस तरह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है थीटा एंगल पर। यदि ये रोटेट करके, ये θ1 एंगल है, और ये रोटेट करके यदि यहाँ चला जाए, यहाँ पर आ जाए, ये P जो है यह रोटेट करके ऐसे यहाँ आ जाए, यहाँ, तो ये हो गया P, और ये जो एंगल हो गया ना बच्चों, वो ये एंगल हो गया θ2। ये एंगल जो हो गया वह कौन सा एंगल हो गया, एंगल हमारा ए जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो ये एंगल हो गया ये हो गया θ2। तो यह डाइपोल रोटेट किधर किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण किया होगा रोटेशन इधर? क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के कारण रोटेट हुआ होगा? नहीं। तो यह किस फोर्स के कारण रोटेट हुआ होगा? एक्सटर्नल फोर्स के कारण, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कोई डाइपोल रोटेट हो रहा है तो वह एक्सटर्नल फोर्स के कारण रोटेट हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यदि इधर लग रहा है तो यह हमेशा जो है इस डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। यदि वो क्लॉकवाइज में मूव न करके यदि डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया तो वह इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण मूव नहीं कर रहा है, वह किस फोर्स के कारण मूव करना शुरू कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो यहाँ पर यदि डाइपोल इस यहाँ ऐसे था और वह रोटेट होके इधर हो गया तो वह एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क जो है वह मूव किया। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स के कारण मूव किया तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन भी, वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। और यदि कोई डाइपोल यहाँ था, इसका पोजीशन यहाँ था, और वो मूव करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये मूव करके कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, तो यह क्या होगा? वर्क डन बाई जो है इलेक्ट्रिक फोर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि डाइपोल सीधा था और वो यदि रोटेट करके इस पोजीशन पर पहुंचा, θ2 से कहाँ पहुंचा, कितना एंगल बना दिया? θ1, तो वह वर्क डन बाई क्या होगा? तो वर्क डन बाई वह इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और वह θ1 एंगल से θ2 एंगल पर पहुंचा तो वर्क डन बाई क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वह होता है PE। ये देखिए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है W इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स PE, इसको लिखिए W एक्सटर्नल इज इक्वल टू PE cos θ1
पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम। पी ई कॉस थीटा 1 माइनस पी कॉस थीटा 2, यानी कॉस थीटा 1 से कहाँ चला गया, कॉस थीटा 2 पर यदि चला जाए तो वह क्या कहलाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यदि ये इधर से इधर जा रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और यदि अब ये यहाँ से यहाँ मान लीजिए ऐसे था, ये ऐसे रखा हुआ था, यदि ये मूव करके यहाँ आ गया तो ये थीटा 1 एंगल से, ये थीटा 1 एंगल से कितना एंगल पर आ गया, थीटा 2 एंगल पर आ गया, तो ये वर्क डन बाई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स वह कितना होगा, पी ई कहाँ से, पी ई कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 टू थीटा 1, यानी कॉस, यहाँ देखिए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो गया कॉस थीटा 2 टू कॉस थीटा 1, ये हो गया हमारा क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हम लिखते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 2 ऐसे रखा हुआ था, यदि ये यहाँ से ऐसे आया इधर तो यह इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आया होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स के कारण कभी भी जो है डाइपोल किधर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण यदि ये ऐसे रखा हुआ था और ये मूव करके इस पोजीशन पर चला गया, थीटा 2 एंगल बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और यदि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यानी आप ये देखें कि यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कब होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या होगा, निगेटिव में आप ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों निगेटिव होता है। यानी मान लीजिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल दिया है 20 जूल आया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कितना आएगा, -20 जूल। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कितना आएगा, -20 जूल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, सॉरी वर्क डन जो है, किसी भी वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो वर्क डन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूले होते हैं। यदि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है तो पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होगा। और कैसे आता है ये चीज़, आप इस फिगर को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कोई भी डाइपोल जो है वह हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्लॉकवाइज मोशन ही करेगा, क्योंकि उस पर फोर्स ही ऐसा लग रहा है कि उसका मोशन क्लॉकवाइज ही हो सकता है। यदि उसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज यदि हो रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, जैसे बोल दे कि डाइपोल जो है वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वह कैसे रखा है, पैरेलल रखा हुआ है, और वह रोटेट करके 90 डिग्री एंगल पर चला गया, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा इसमें कि निकालना क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालें कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें। आप खुद सोच सकते हैं कि यदि वो पैरेलल रखा हुआ था, ठीक है, इनिशियल पोजीशन में वो कैसे रखा हुआ था, पैरेलली रखा था, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और उसको जो है वह रोटेट होकर वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यदि 90 डिग्री एंगल बना दिया, तो इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इसमें होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि वह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अपोजिट मूव कर रहा है। तो यदि अपोजिट मूव कर रहा होगा तो खुद से नहीं कर रहा है, उसको मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, ठीक है। तो और यदि क्वेश्चन ऐसे हो कि शुरू में कोई भी डाइपोल जो है वह 90 डिग्री एंगल पर है, ठीक है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली एट एंगल 90 डिग्री, ठीक, और यदि इनिशियली वह 90 डिग्री एंगल पर प्लेस है, आफ्टर सम टाइम यदि यह इट मूव्स एंड मूव करता है और ये क्या हो जाता है, यह हो जाता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। यदि कुछ समय बाद यह इसके डायरेक्शन में हो जाता है तो वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन जो है वह होने के कारण ही वह इस डायरेक्शन में मूव किया होगा। इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वह इलेक्ट्रिक फोर्स ही काफ़ी है वो मूव कराने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही मूव करा देगा उसको इस डायरेक्शन में।
तो आई होप ये दोनों कंसेप्ट आप क्वेश्चन से ही पकड़ेंगे कि वह किस पोजीशन पर इनिशियली है और फाइनली वो किस पोजीशन पर जाकर रुक रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो बोल दिया कि 30 डिग्री एंगल पर प्लेस था एंड आफ्टर सम टाइम वो कितना 90 डिग्री एंगल पर हो गया। तो यदि वो 30 डिग्री पर था, थीटा इक्वल टू कितना था 30 डिग्री पर, और वो कुछ समय बाद वो 90 पर पहुंच गया, तो यदि ये इधर घुमा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया। और यदि बोल दे कि वो 30 पर था, आफ्टर सम टाइम वो 20 पर पहुंच गया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यानी कुछ सेकंड बाद वो 20 पर पहुंचा, ए एंगल 20 बना दिया, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के कारण हुआ होगा। तो आई होप आपको ना ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो बोर्ड में या तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बहुत सारे राइटर्स की बुक हमने रखे हैं और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो क्वेश्चन हम अभी आपको शुरू में करा देते हैं, और कुछ चैप्टर के अंत में जो है हम एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस तो करेंगे ही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इससे बाद आएगा वह आएगा आपका एरिया वेक्टर, थोड़ा हल्का आपको उसमें हम समझाएंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, ये हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं। गॉस लॉ थोड़ा बड़ा है और उसका एप्लीकेशंस है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इस तरह से टॉपिक कंप्लीट करने के बाद पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।